वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.4 के आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। अब देखिए क्लास का थोड़ा ध्यान रखिए, आपकी लाइव क्लास किस टाइम पे होती है। जब मैंने पहली बार लिंक भेजा था आपने, आप एडमिट नहीं थे, तो आप क्लास का ध्यान रखिए। आप 9 बजे के आसपास, आपकी 9 बजे क्लास का टाइम भी नहीं, 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, तो 9 बजे आप एक्टिव रहें हमेशा के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं सेकंड वाला 4.2 एक्सरसाइज का। आपका क्वेश्चन क्या है उस पे बात करते हैं। sec x की वैल्यू 2 है, sec x की वैल्यू 2 है, आपको पता चल गया sec x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे अपन ऐसे ही कर सकते हैं। cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, cos x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई है। अब अपन फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं। वैसे आप इसको उल्टा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, कॉस में चेंज करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन की यहाँ पे अब ऐसे भी इसको रहने देने की दिक्कत नहीं। फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, मुख्य हल के लिए आपका इस sec x को दो बार लिखेंगे, sec x इक्वल टू 2, sec x इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे अपन ऐसे कर सकते हैं, cos x की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। यहाँ पे cos x की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे, cos x इक्वल टू cos π/3, x की वैल्यू क्या आ गई है, π/3 आ गई। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे, फोर्थ में कैसे रहेंगे, फोर्थ में देखिएगा 2π माइनस करेंगे, 360 माइनस करेंगे, 270 माइनस नहीं करेंगे। आपको मैंने पहले बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका 360 माइनस जा सकते हो या 270 प्लस जा सकते हो, या तो 360 माइनस आ सकते हो या 270 प्लस आ सकते हो। लेकिन मैंने बोला था 2 पाई का मतलब कितना होता है, 360, और 360 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज। अपन इसलिए 360 या फिर 180 का कांसेप्ट रखते हैं ध्यान में, या तो अपन 180 रखते हैं या 360। यहाँ पर 360 आएगा, अब थीटा की जगह क्या आएगा, तो ये आपका ये आएगा, ये आ जाएगा। आप इसको सोल्व करो तो ये वैल्यू आएगी। देखिए किस तरीके से 2 पाई होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, 2 पाई होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज। 2 पाई का मतलब 360, थीटा की जगह कितना आ गया, π/2। थीटा की जगह कितना आ गया, π/3। और ये आपका क्या है, cos x। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सो यहाँ पे ये नहीं आएगा। हाँ, इसको चेक कर लेते हैं बस कि भाई ये वापस आएगा क्या। 2 पाई होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, cos का cos, थीटा की जगह π/3, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, cos π/3 की वैल्यू 1/2। यानी कि जो आपने तोड़ा है वो बिल्कुल सही तोड़ा है, सही तरीके से लिखा है, क्योंकि वापस यही आ रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, cos x इक्वल टू cos, देखो 3 एलसीएम लेंगे, ये 3 यहाँ पे जाएगा, 3 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करो 6 पाई माइनस पाई अपॉन 3 कितना आएगा, 5 π/2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 π/2। इसको सोल्व करके यहाँ पे कितना आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 पाई अपॉन 3। यहाँ पे
hence x equal to pi upon 3 और 5/3। यह आपका क्या आ गया है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। hence प्रिंसिपल सॉल्यूशन ठीक है। x की वैल्यू pi/3 क्या लिखेंगे हिंदी में अतः मुख्य हल। हिंदी में क्या लिखेंगे अतः मुख्य हल। और ये x की वैल्यू pi/3 5/3 यह आपका क्या हो गया है आंसर हो गया है। ठीक है अब बात करते हैं अपन जनरल सॉल्यूशन के लिए। इसके लिए फॉर जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा देखो आपका sec x इक्वल टू कितना है sec x इक्वल टू 1/2 तो यहाँ पे sec x इक्वल टू 2 तो cos x की वैल्यू 1/2 ठीक है। आपको पता है since cos x इक्वल टू अपन इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 को क्या लिख सकते हैं cos pi/3 क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। देखो लिखने को तो आप यहाँ पे 5 pi/3 लिख सकते हो, ये भी वैल्यू लिख सकते हो x की, ये भी वैल्यू लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं छोटी वाली रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ अभी समझा दूंगा। बड़ी वाली रखने से कोई गलत नहीं होगा, छोटी वाली रखने से कोई गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी कौन सी रखेंगे अपन छोटी वाली। देखिए यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला होता है cos x इक्वल टू cos y होता है, तब आपको पता है मैंने फॉर्मूला निकाला था x इक्वल टू 2n/y प्लस माइनस y। आप अपनी कॉपी में चेक करेंगे, मैंने लास्ट क्लास में ये लिखा था। अब यहाँ देखिएगा x की जगह x है, y की जगह pi/3 है। चेक करेंगे तो x 2n/y प्लस माइनस y की जगह क्या आएगा y की जगह pi/3। और मैंने ये भी बताया था यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या होता है z, n बिलोंग्स टू z, तो यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू क्या आएगा z। तो ये आपका क्या हो गया है जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं व्यापक हल के लिए, व्यापक हल के लिए। अब देखो अगर मान लो मैंने n की वैल्यू 0 रख दी, n की वैल्यू क्या रखी मैंने 0, तो बताओ क्या आएगा x इक्वल टू 2 into 0, ये 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा और प्लस माइनस pi/3। अगर मैं प्लस वाले को कैंसिल करूंगा तो प्लस वाला आ जाएगा, x की वैल्यू pi/3, देखो pi/3 आ रहा है। अगर मान लीजिए आपने n की वैल्यू 1 रख दी, n की वैल्यू क्या रखी 1, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखने से फायदा क्या होगा, हाँ देखो n की वैल्यू 1 रखने से देखो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 को pi से 2 pi प्लस माइनस pi/3। अब देखिए मैं माइनस वाला लेके चलूंगा, यहाँ पे इसका लेके चलूंगा माइनस वाला, ठीक है माइनस वाला लेके चलूंगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 6 pi माइनस का pi अपॉन में 3 कितना आएगा 5 pi/3। तो ये वैल्यू आ गई है 5 pi/3। अगर आप प्लस का लेके चलोगे और कोई वैल्यू आ जाएगी, फिर आप n की वैल्यू भी रख सकते हो, n की वैल्यू भी रख सकते हो, माइनस में कुछ भी रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से प्लस भी लेके चल सकते हो, माइनस भी लेके चलो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने जब यहाँ पे pi/3 लिखा था तो इसको आप n की वैल्यू 0 रखने पर pi/3 आ रहा है, n की वैल्यू आप 1 रख रहे हो और यहाँ पे माइनस रख रहे हो तो कितना आ रहा है 5 pi/3 आ रहा है। कहने का मतलब इसके अंदर सारी वैल्यूज है, जो भी जितने भी मान आते हैं वो सारी वैल्यू इसके अंदर है। n की वैल्यू 5 pi/3 रखोगे तो भी pi/3 आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी वैल्यू रखोगे आपकी ये वाली वैल्यू तो आई जाएगी और अलग वैल्यू और आएगी इसमें। अब आप मेरे को बताओ जैसे आप cos की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होती है तो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर आप वापस लोगे दूसरी वैल्यू आएगी, फिर वापस लोगे फिर वैल्यू आएगी, ऐसे कितनी भी वैल्यू आ सकती है। बात को समझ रहे हो, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में जितनी भी आप राउंड मारोगे तो जितनी वैल्यूज आएगी वो इसके अंदर वैल्यूज आएगी। एक बार ये समझ
बात समझ में आई कि जनरल सॉल्यूशन के अंदर सभी वैल्यूज काउंट होती है, सभी वैल्यूज आती है जनरल सॉल्यूशन के अंदर। हाँ, अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे मान लो 2n पाई प्लस माइनस 5n ये लिख देते आप, ये वाला लिख दो, ये कैसे आएगा? अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2n पाई माइनस लेके चला, मैं क्या लेके चला? माइनस। प्लस वाले का एक बार छोड़ दीजिए, माइनस वाले को n की वैल्यू मैंने वन रखी, कितना आएगा? 2 को 1 से 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 3, इसको सोल्व करो तो ये 6 पाई माइनस 5 कितना आएगा? पाई बाई 3। आप लेके क्या चल रहे थे? 5 पाई बाई 3 आ गया क्या? पाई बाई 3। तो आप यहाँ पे अगर 5 पाई बाई 3 लोगे तो 20 के अंदर वो क्या होगा? पाई बाई 3 होगा। हर वैल्यू होती है जनरल सॉल्यूशन के अंदर। अब समझ में आया है आपकी बात समझ। अब देखो क्वेश्चन नंबर अपन अगले की बात करते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए आपके पास अगला है cot x इक्वल टू माइनस का रूट 3 फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मुख्य हल के लिए, मुख्य हल के लिए, ठीक है। यहाँ पे cot x इक्वल टू माइनस का रूट, आप इसको टेन में चेंज कर सकते हैं। tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 1/√3। ऐसे इधर भी cot x इक्वल टू कितना था? माइनस का रूट 3 था, तो tan x कितना आ गया? माइनस का 1/√3। आप मेरे को बताओ tan कौन कौन से पार्ट में नेगेटिव होता है? tan एक तो सेकंड पार्ट में नेगेटिव होगा, एक फोर्थ पार्ट में नेगेटिव होगा। तो एक तो सेकंड में चलेंगे, एक फोर्थ में चलेंगे। तो पहले सेकंड में आ जाओ। सेकंड में किस तरीके से चलेंगे? tan x इक्वल टू 10 और यहाँ लिखा हुआ पाई माइनस कर रहा हूँ, लेकिन पाई माइनस करोगे तो सेकंड पार्ट में जाओगे। पाई का मतलब कितना होता है? 180। पाई का मतलब कितना होता है? 180। आप पाई माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे आप, पाई माइनस, और आपको पता है 1/√3 कहाँ पे होता है? 30 डिग्री पे, पाई बाई 6 हो गया, पाई बाई 6 हो गया। देखो चेक कर लो आप, पाई होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, और यहाँ पे पाई बाई 6 सेकंड पार्ट में नेगेटिव। tan 30 की वैल्यू √3 1/√3 होता है। ये वैल्यू आ रही है, मतलब ये सही है। अब क्या करेंगे इसमें? 6 एलसीएम लेंगे। जैसे आप 6 एलसीएम लोगे तो ये 6 पाई से मल्टीप्लाई, 6 पाई, 6 में से पाई में से पाई में 5 पाई, 5 पाई बाई 6 आएगा। इधर क्या चल रहा है? tan x, x की वैल्यू क्या आ गई? 5 पाई बाई 6। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे, फोर्थ में कैसे लेंगे? tan 2 पाई माइनस करेंगे, 2 पाई माइनस 5 बाई 6, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेंगे। tan x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका? 11 पाई अपॉन 6, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 11 पाई अपॉन 6। तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, वही आपका क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या है? हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसको हिंदी में जानते क्या बोलते हैं? मुख्य हल। क्या बोल देंगे? अतः है मुख्य हल। क्या बोल देंगे? मुख्य हल। एक बार ये सब में कमेंट करो, बात समझ में आएगी।
अब देखिए फॉर जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन। जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसको बोलते हैं व्यापक हल। व्यापक हल के लिए उसमें क्या होगा वो देखिएगा। उसमें आपने आपका कॉर्टेक्स कितना था, कॉर्टेक्स था आपका -√3, tan x कितना आ गया -1/√3। tan x की वैल्यू क्या लिखी थी आपने अभी, ये छोटी वाली वैल्यू 5π/6, tan 5π/6 आपने फॉर्मूला लिखा था tan x tan y होता है, तो x की वैल्यू क्या होती है n pi + y, n बिलोंग्स टू z। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो n pi + 5π/6 और जहां पे n बिलोंग्स टू z। एक बार यस और नो में कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर आप फोर्थ वाला कर सकते हो क्या सॉल्व। हाँ अब आ जाइए, आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या करना है। 5 पे करना है 5 6 7 8 में आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, व्यापक हल ज्ञात करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं, cos 4x = cos 2x। आप इसको काट कर देना cos से cos, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आप इधर आ लो, cos 4x को cos 2x = 0, है ना। यहां से क्या हो जाएगा cos c - cos d का फॉर्मूला लगेगा। हाँ जी, cos c - cos d का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, cos c - cos d वो क्या होता है माइनस, आपको ये बताया था -2 sin c + d/2, -2 sin c + d/2 और sin c - d/2, ये आपका cos c - cos d का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे भी आएगा अपन क्या आएगा 2 cos 4x + 2x अपॉन 2 और cos 4x - 2x अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 4 2 6 6 अपॉन 2 3x और ये कितना हो गया cos। देखिए इस तरीके से भी करने की जरूरत नहीं है, इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो देखिएगा। आप मेरे पास बताओ फॉर्मूला होता है आपका cos x = cos y होता है, तो आप क्या लिखते हो x = 2n pi ± y लिखते हो और n बिलोंग्स टू z होता है आपका, ठीक है। तो x की जगह 4x आ गया, तो यहां लिखो 4x = 2n pi ± क्या है 2x, क्या है 2x। एक बार तो प्लस का साइन देंगे, एक बार माइनस का साइन देंगे। एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो पॉजिटिव साइन लेने पर, पॉजिटिव साइन
taking पॉजिटिव साइन प्लस साइन लेने पर, ठीक है, क्या होगा 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस का 2x, 2x को दे दो 4x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई, 2x इक्वल टू 2n पाई, x की वैल्यू n पाई। अब टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है, माइनस साइन लेने पर, माइनस साइन लेने पर या ची लेने पर, ठीक है, 4x इक्वल टू 2n पाई और ये माइनस था तो मैंने माइनस लिया, 2x इधर आएगा 4x प्लस 2x 2n पाई, 6x इक्वल टू 2n पाई, x की वैल्यू n पाई अपॉन 3, ये 6 नीचे जाएगा, देखिए ये 6 नीचे जाएगा, 2n पाई अपॉन 6 होगा, तो 6 से ऊपर जब 3 टाइम्स आएगा तो n पाई अपॉन कितना रहेगा, 3 आएगा। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं hence जनरल सॉल्यूशन, hence जनरल सॉल्यूशन हिंदी में क्या बोलेंगे, अतः व्यापक हल, व्यापक हल वो x इक्वल टू आपका क्या हो गया है, एक तो हो गया n पाई और एक आया आपके पास n पाई अपॉन 3, n पाई अपॉन 3 जहां पे n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। एक बार ये सो नो में कमेंट करो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। देखिए जनरल सॉल्यूशन चाहिए था इसका तो अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूले से किया पहले इसको, है ना, और दो वैल्यूज आ गई x इक्वल टू n पाई और n पाई अपॉन 3। देखिए इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज ये है कि दोनों आंसर आ रहे हैं वो n के टर्म्स में आ रहे हैं, n के पदों में आ रहे हैं। जब n के टर्म्स में होता है तो वो जनरल सॉल्यूशन होता है, मतलब क्या होता है, व्यापक हल होता है, ठीक है। हाँ तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, उस पे फोकस करते हैं अपन। cos 3x plus cos x, cos 3x plus cos x minus cos 2x। क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x plus cos x minus cos 2x इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, इसका आपको व्यापक हल चाहिए, किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा। देखिए मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, cos c plus cos d का। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला cos c plus cos d का फॉर्मूला लगाऊंगा 2 cos c plus d अपॉन 2 cos c minus d अपॉन 2। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए लगाएंगे 2 cos c की जगह 3x और d की जगह x अपॉन 2 cos 3x minus x अपॉन 2 minus cos 2x यहाँ लगाऊंगा फॉर्मूला 2 cos 3x plus x upon 2 फिर cos 3x minus x upon 2 minus cos 2x इक्वल में 0। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, अगर अपन इसकी बात करें 3x plus x 4x upon 2 2x 2 cos 2x cos 3x में x गया 2x 2x upon 2x minus cos 2x इक्वल टू 0। यहाँ पे cos 2x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 2 cos x minus 1 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा, यानी कि
cos 2x इक्वल टू या तो ये 0 होगा या फिर 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए एक फैक्टर तो आपका ये है, एक फैक्टर ये है, आइदर दिस 0 या फिर ये 0, या तो ये 0 या फिर ये 0। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, कल मैंने स्पेशल केस बताए थे, तीन स्पेशल केस बताए थे। उसमें sin x की वैल्यू 0 कम होती है, cos x की वैल्यू 0 कम होती है, tan x की वैल्यू 0 कम होती है। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। यहाँ पे देखिएगा आपका cos 2x है, क्या है, cos 2x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे इसको देखो, आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, अगर आपका cos x इक्वल टू अगर if आपको मैंने बताया कि कंडीशन if cos x इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू आती है 2n प्लस 1 और साथ में पाई बाय 2। ये कल मैंने फॉर्मूला बताया था, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे x नहीं है, देखिए यहाँ पे x आ रहा है, x की जगह यहाँ पे क्या है 2x आ गया। तो अपना जो फॉर्मूला आएगा x की जगह क्या लिख दूंगा मैं 2x क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ पे 2x है। ये जब x होता है तो यहाँ पे x आता है, तो 2x को भी यहाँ पे 2x इक्वल का साइन 2n प्लस 1 और साथ में क्या आएगा पाई बाय 2 आएगा। मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 2n प्लस 1 और पाई बाय 2 का मतलब पाई बाय 4 हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू आई है और जो x की वैल्यू आती है वही आपका सॉल्यूशन होता है, उसका हल होता है। उसका क्या होता है, हल होता है। तो n आ रहा है, इसमें n आ रहा है, इसका मतलब कौन सा हल है, ये जनरल सॉल्यूशन है, मतलब व्यापक है। अब ये 0 है, ये 0 का 2 cos x 1, cos x की वैल्यू 1/2। अब आपको पता है cos x कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। लेकिन जब अपन जनरल सॉल्यूशन लेते हैं तो इसकी छोटी वाली वैल्यू भी काउंट करते हैं। जब अपन जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो छोटी वाली वैल्यू भी अपन लेके चलते हैं। कौन सी वैल्यू लेके चलते हैं, छोटी वाली वैल्यू लेके चलते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लेके चलेंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा आपका cos x इक्वल टू cos 1/2 कहाँ पे होता है, cos π/6 पे। 1/2 कहाँ पे होता है, cos π/6 पे होता है। ठीक है, cos π/6 पे होता है, नहीं π/6 पे नहीं, π/3 पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों लिया है। जब अपन जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे तो अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू ही ले रहे थे, छोटी वैल्यू, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू छोटी वैल्यू। जैसे मान लो आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक तो 2π/3 है और एक 5π/3 है, x की दो वैल्यू है, तो अपन कौन सी वाली लेंगे, 2π/3 वाली वैल्यू लेंगे। यहाँ पे कौन सी लिया है, क्या है नहीं क्या वो एक अभी बार तक। यस और नो में कमेंट करो, ये बात समझ में आएगी। ये छोटी वैल्यू हाँ क्यों तो लिया वो है, वहीं से बोल फोर्थ रहा हूँ। क्वाड्रेंट की वैल्यू क्यों नहीं ली, आगे बात समझ में, यस ओके। अब आपको पता चल गया cos x इक्वल टू cos y होता है, तो आपको फॉर्मूला भी पता है। देखिए cos x इक्वल टू cos y होता है, तो आपका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अभी जो अपन इससे पहली बार क्वेश्चन पढ़ा था तो एक बार प्लस किया था और एक बार क्या था माइनस किया था। वो इसलिए किया था कि अपने को x की वैल्यू चाहिए होती है, हमेशा अपने को किसकी वैल्यू चाहिए होती क्या है, पूछे, x की। यहाँ कौन पे भी रीजन। इसमें x आ रहा था, यहाँ पे भी x आ रहा पूछ लो था, तो इसलिए मिड एक बार प्लस से शुरू 10 किया बजने वाली एक है। बार माइनस से। इसलिए ऐसा नहीं है, कौन है जो 10 बज वैल्यू रही है। आई है वो किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। इसलिए एक बार प्लस लेने की एक बार माइनस लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके दो आंसर हो गए हैं, एक आंसर तो आपका ये वाला हो गया है और एक आंसर ये हो गया है। यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू z है और यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू z है। आप एक जगह भी दोनों को लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है sin 2x प्लस का cos x। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, sin 2x प्लस का cos x इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, एंगल अलग अलग आ रहा है, एंगल क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी x में चेंज करना चाह रहा हूँ, इसको भी किस में चेंज करना चाह रहा हूँ, x में। आपको पता है sin 2x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin x cos x, यानी कि sin 2a का फॉर्मूला आप जानते हो, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a, ठीक है। और प्लस का ये क्या आ गया है, cos x 0। ये सबको पता है ये फॉर्मूला होता है, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है। अब इसमें क्या को बनाना है, cos x को बनाना है, क्या बचा 2 sin x प्लस का 1 0। आइदर या तो cos x की वैल्यू 0 होगी या फिर 2 sin x प्लस 1 0 होगा। आइदर cos x will be 0 या 2 sin x प्लस 1 0। आपको मैंने अभी बताया था ये स्पेशल कंडीशन होती है, कब होती है, देखिए जब cos x की वैल्यू 0 होती है तो मैंने कल बताया था x की वैल्यू क्या होती है 2n + 1 और साथ में क्या होता है π/2। एक बार यस और नो में कमेंट करेंगे, ये वाली बात समझ में आ गई क्या, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्पेशल कंडीशन से। बताया था मैंने, हाँ। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है, अब यहाँ बात करेंगे 2 sin x और उधर चला जाएगा माइनस का, sin x की वैल्यू क्या हुई माइनस का 1/2। अब आपको पता चल गया है sin की वैल्यू या तो होगी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे अगर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। छोटी वैल्यू कौन से में आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, फोर्थ में नहीं आएगी। अपन जनरल सॉल्यूशन में क्या लेके चलते हैं, छोटी वैल्यू को लेके चलते हैं, बड़ी वैल्यू से कोई मतलब नहीं हो, बड़ी वैल्यू इसके अंदर आ जाती है, छोटी वैल्यू लेके चलेंगे। तो यहाँ से छोटी वैल्यू लेके चलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में किस तरीके से जाएंगे, अपन ऐसे कर सकते हैं पाई प्लस कर सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या होता है, पाई प्लस कर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि पाई होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। वैसे जाने को तो 270 माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पाई प्लस करने पर चेंज नहीं होगा पाई होने पर। और यहाँ पे कितना आएगा आपको पता है 1/2 कहां पे वैल्यू होती है sin की π/6 पे। पाई होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, sin का sin रहेगा, थीटा लीजिए π/6, थर्ड पार्ट में sin नेगेटिव, π/6 का मतलब 30 होता है, 30 के 1/2 माइनस का 1/2 वाला मतलब ये सही है। बात समझ में आ गई सभी की। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे अपन, देखिए कितना आएगा, sin कितना हो जाएगा 7π/6 हो जाएगा और ये sin x हो जाएगा। अब आपको पता है आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है फॉर्मूला, आपने कंडीशन पढ़ रखी है कि आपका sin x sin y होता है, तो x की वैल्यू होती है n π प्लस माइनस 1 की पावर n, और जहां पे n बिलोंग्स टू z, ये आपने क्या पढ़ रखा है, फॉर्मूला पढ़ रखा है। x की जगह आपका x है, इस फॉर्मूला रखिए x n π प्लस माइनस 1 की पावर n, तो y की जगह क्या है 7π/6, और ये आपका हो गया, ठीक है। और यहाँ पे n बिलोंग्स टू z, एक आंसर आपका ये है और एक आंसर आपका ये है, यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका 7 नंबर का क्वेश्चन। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस, हां 8 नंबर का क्वेश्चन है sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है 1 माइनस tan 2x। अब अपन sec स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर यहाँ पे 2x 1 माइनस tan 2x, इस 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, tan स्क्वायर 2x इक्वल टू माइनस का tan 2x।
अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इसे काट देंगे एक बार, ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर इक्वल टू x आ गया, अगर आपने एक x को कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया 1। देखिए रॉन्ग आंसर है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो इक्वेशन आ रही थी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण, तो उसकी x के दो वैल्यूज आएगी। x की कितनी वैल्यू जाएगी? दो वैल्यू जाएगी। लेकिन आपने जब सोल्व किया है x की कितनी वैल्यू जाएगी? एक ही वैल्यू आई है, वो गलत है। ऐसा नहीं करते हैं। इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं? x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। आप x कॉमन लो तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर x की वैल्यू 0 होगी या x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1। देखिए आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी थी? 2 थी। x की मैक्सिमम पावर 2 थी, तो दो वैल्यूज आई है, एक तो 0 आई है, एक और 1 आई है। अगर आपने डायरेक्ट इसको एक बार कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे x बच गया और x की वैल्यू 1 रख दी, ये गलत है। इसका रीजन ये है कि मैक्सिमम पावर 2 थी, दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यानी कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होने की वजह से x के दो वैल्यूज आएगी, एक नहीं आएगी। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये बात समझ में आ रही है? देखिए अगर ऐसा है, अगर आपके पास ऐसा है अपन, अगर आपके पास ऐसा है तो यहाँ पे देखो tan स्क्वायर और 2x ये है, अपन इसको अंदर ला सकते हैं। कितना आएगा? tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। tan 2x इसमें कॉमन लेंगे, 2x क्या बचेगा? tan 2x प्लस का 1, या तो आपका ये 0 होगा, यानी कि tan 2x इक्वल टू 0, या फिर आपका tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको पता है जब tan x की वैल्यू 0 होती है, मैंने आपको बताया था if tan x इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है? n पाई। ठीक है, एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें और बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके आगे इसके दो वैल्यू जाएंगे, आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को, अगर आपसे होता है तो। एक क्वेश्चन और बच गया इसके बाद, वो क्वेश्चन करने के बाद आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला 3 बची है बस। ठीक है, तो अपन कल की क्लास में हो सकता है कि चैप्टर को कंप्लीट कर दें और मंडे से नया चैप्टर पढ़ेंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टाइम आउट हो गया है।